रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत बड़ी कंपनी की तस्वीर आती है ना। खैर, इसके सालाना नतीजे सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि काफी हद तक भारत की अर्थव्यवस्था की भी कहानी बताते हैं। तो आज हम इन्हीं नतीजों के आंकड़ों में गहराई से उतरने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, रिलायंस के नतीजे काफी बड़े और सच कहूं तो उलझे हुए हो सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे की असली कहानी को बाहर निकालना, वो भी बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में। सबसे पहले जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये है रिलायंस की सिर्फ एक साल की कमाई, यानी रेवेन्यू। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा है? ये आंकड़ा कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इसी से हमें समझ आता है कि हम किस स्केल की कंपनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की, फिर जानेंगे कि ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है। इसके बाद हम कंपनी के एनर्जी बिजनेस की मिलीजुली तस्वीर को समझेंगे, लीडरशिप का विजन क्या है उस पर नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि रिलायंस के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे उन नंबर्स पर चलते हैं जो हेडलाइंस बना रहे हैं और जो बताते हैं कि रिलायंस के लिए यह साल इतना खास क्यों रहा। यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ग्रोथ हर लेवल पर है। कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू बढ़ा है, उसका कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट जिसे एबिडा कहते हैं वो भी बढ़ा है, और आखिर में जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो सबसे ज्यादा 18% से भी ज्यादा का उछाल है। ये एक ऑलराउंड मजबूत परफॉर्मेंस कही जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये ईबीडीआई क्या बला है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी के मेन बिजनेस से होने वाला मुनाफा है। इसमें से अभी टैक्स, लोन का ब्याज, ये सब नहीं घटाया गया है। तो अगर ईबीडीआई रिकॉर्ड लेवल पर है, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी का जो बुनियादी धंधा है वो बहुत ही मजबूती से चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शानदार ग्रोथ हम देख रहे हैं, ये आ कहां से रही है? चलिए, अब रिलायंस के उन 2 ग्रोथ इंजन्स की बात करते हैं जो इस विशालकाय कंपनी को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों ही सीधे हम और आप जैसे कस्टमर्स से जुड़े हैं। पहला इंजन है जियो। जियो ने तो भारत के डिजिटल मैप को ही बदल के रख दिया है, और ये अब सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं रही, ये उससे कहीं ज्यादा बन चुकी है। ये एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। और ये नंबर, ये जियो की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। 52 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। सोचिए, भारत की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा जियो से जुड़ा है। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दूसरा ग्रोथ इंजन रिलायंस रिटेल। सुबह के दूध ब्रेड से लेकर लेटेस्ट स्मार्टफोन और फैशनेबल कपड़ों तक रिटेल के दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो यहां ना मिलता हो, और अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूदगी के साथ ये आज भारत का सबसे बड़ा रिटेलर है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20,000 से भी ज्यादा स्टोर्स। इसका मतलब है कि आप भारत के किसी भी बड़े शहर या कस्बे में हो, बहुत मुमकिन है कि रिलायंस का कोई ना कोई स्टोर आपके आसपास ही हो। यह है इसके विशाल नेटवर्क की असली पावर। और देखिए, यहीं पर पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। जियो और रिटेल दोनों ही लगभग 15% और 12% की शानदार रफ्तार से बढ़ रहे हैं, यानी डबल डिजिट ग्रोथ। और दूसरी तरफ कंपनी का जो पुराना ऑयल और केमिकल का कारोबार है वो 6% से भी कम की रफ्तार से बढ़ा है। मतलब साफ है, रिलायंस की ग्रोथ की गाड़ी को अब यही दोनों नए बिजनेस खींच रहे हैं। चलिए अब रिलायंस के उस बिजनेस की बात करते हैं जो सालों से उसकी नींव रहा है, एनर्जी बिजनेस। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यहां तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दुनिया भर में काफी उथल-पुथल मची हुई है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के ये शब्द खुद बताते हैं कि एनर्जी सेक्टर के लिए ये साल आसान नहीं था। दुनिया भर की घटनाओं का, चाहे वो युद्ध हो या फिर व्यापारिक तनाव, सीधा असर इस बिजनेस पर पड़ा। तो एनर्जी बिजनेस की कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ जो पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज का ईंधन बनाने वाला रिफाइनिंग बिजनेस है, उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में इसकी सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ इसी तेल से जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस बिजनेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वजह, बाजार में सप्लाई ज्यादा थी और खरीदने वाले कम। और ये टेबल इस मिलीजुली तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देती है। जरा देखिए, कंपनी का जो बड़ा ऑयल टू केमिकल डिवीजन है वो 10.1% से बढ़ा,
और कमाल की बात यह है कि तेल और गैस की खोज करने वाला जो छोटा डिवीजन है वो ठीक 10.1% से ही घट गया। है ना अजीब, एक ही सेक्टर में बिल्कुल उल्टा प्रदर्शन। अच्छा, अब तक हमने आंकड़ों की बात की। अब जरा इन आंकड़ों से परे हटकर लीडरशिप की सोच को समझते हैं। कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, उनका विजन क्या है? वो कंपनी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मुकेश अंबानी का ये बयान एक बहुत बड़ी रणनीति की तरफ इशारा करता है। एक तरफ वो पारंपरिक ऊर्जा यानी पेट्रोल डीजल से देश की ऊर्जा सुरक्षा को पक्का कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए वो न्यू एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। जियो के लिए आकाश अंबानी का विजन एकदम साफ है। अब बात सिर्फ कॉल या इंटरनेट की नहीं है। वो जियो को भारत के लिए एआई का गेटवे बनाना चाहते हैं। मतलब भविष्य में जो भी एआई सर्विसेज होंगी वो जियो के जरिए ही हर भारतीय तक पहुंचेंगी। और रिटेल की कमान संभाल रही ईशा अंबानी का फोकस है हाइपर लोकल कॉमर्स पर। इसका मतलब सिर्फ ऑनलाइन सामान बेचना नहीं है। इसका मतलब है अपने हजारों स्टोर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्राहकों को उनके पड़ोस की दुकानों से ही फटाफट डिलीवरी देना। ये एक ऐसा मॉडल है जो खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है। तो इन सब बातों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है? खैर, कंपनी की रिपोर्ट में आगे के रास्ते को लेकर कुछ साफ इशारे मिलते हैं। भविष्य के लिए 4 बड़ी चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, क्या जियो का आईपीओ आएगा और वो शेयर बाजार में लिस्ट होगी? दूसरा, क्या वो एआई को हर भारतीय के लिए सस्ता और सुलभ बना पाएगी? तीसरा, क्या उसकी ग्रीन एनर्जी वाली गीगा फैक्ट्रियां चालू हो पाएंगी? और चौथा, क्या वो अपने हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क को और भी बड़ा और बेहतर बना पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब रिलायंस का आने वाला कल तय करेंगे। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। रिलायंस का भविष्य कौन लिखेगा, तेल या डेटा? क्या जियो और रिटेल मिलकर इसे पूरी तरह एक कंज्यूमर टेक कंपनी बना देंगे, या फिर इसका पारंपरिक एनर्जी बिजनेस ही ग्रीन एनर्जी के नए अवतार में वापस किंग बनेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।